हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यूजफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज से हमें पढ़ना शुरू करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और प्रोग्रामिंग, जो ये तीन पार्ट बचे हुए हैं, ये मेरे भैया आपको पढ़ाने वाले हैं। तो इसके लेक्चर जैसे ही वो मेरे को देते हैं मैं अपलोड कर दूंगा। तो कुछ दिनों में इसके भी लेक्चर्स हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मुझे अल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, प्रोग्रामिंग ये उतने अच्छे से नहीं आता है। तो ये वाला पार्ट मेरे भैया कवर करेंगे और हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट लेसन, जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो लिखिए इसमें पहली हेडिंग, पहले थियरी लिखते हैं फिर चलेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस की ओर। लिखिए कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। complex variable a complex variable is usually denoted by z and is given by z equals to x plus I y, where x and y are real variables and I की वैल्यू रहती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या कह रहा है, आपका जो भी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, z से। और उसका फॉर्मूला क्या रहता है, x प्लस आई वाई, यानी z की वैल्यू इक्वल रहेंगे x प्लस आई वाई से, जहां पे x और y ये क्या रहते हैं, रियल वेरिएबल्स रहते हैं। ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और जो भी i के साथ आता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। याद रखेंगे पक्के में। जैसे आपका कोई भी नंबर लिखते हैं हम, कोई एक आपको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है तो आप उसे ऐसे लिखते हैं 2+3i लिखते हैं। तो 2 और 3 ये क्या हो गए, रियल नंबर्स हो गए। लेकिन ये 2 को मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, और 3i रहेगा मेरे लिए इमेजिनरी पार्ट। याद रखेंगे पक्के में। और i की वैल्यू क्या रहती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। क्या रहती है i की वैल्यू, स्क्वायर रूट ऑफ -1। if z is a complex variable, then first conjugate of z is z bar, जिसकी वैल्यू रहेंगी x माइनस आई वाई। तो ये तो आपको आता ही होगा, किसी भी नंबर का आपको कॉन्जुगेट अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं, जो भी आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है उसके साइन को कर देते हैं चेंज। तो ये जो था x प्लस आई वाई, उसके जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस आई वाई। और कॉन्जुगेट नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, उस नंबर के ऊपर बार लगा के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड लिखिए, द polar form of z equals to x plus iy is obtained by substituting x के जगह r cos थीटा, y के जगह r sin थीटा, hence z की वैल्यू क्या हो जाएंगी, z है x प्लस आई वाई, x के जगह आपने क्या डाला, r cos थीटा, प्लस आई वाई, y की जगह क्या डाला, r sin थीटा। दोनों में r सेम दिख रहा है तो मैं z को लिख सकता हूँ, r को कॉमन निकालिए तो यहां से बचेगा cos थीटा
प्लस आई साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही क्या होता है ई टू द पावर आई थीटा। तो मैं लिख सकता हूं आर ई टू द पावर आई थीटा। यानी जैसे ही मैं पोलर फॉर्म में लेके जाता हूं वैल्यू को, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स कमा वाई के फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर कमा थीटा के फॉर्म में। तो जब मैं एक्स कमा वाई से आर कमा थीटा पे जाता हूं तो मेरी जेड की वैल्यू क्या हो जाती है आर ई टू द पावर आई थीटा, जहां पे एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, वाई की वैल्यू है आर साइन थीटा रहेगा। इज द पोलर फॉर्म ऑफ z equals to x plus i y where r, ये जो r है इसकी वैल्यू क्या रहती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी हो गया उसका मैग्नीट्यूड, एंड थीटा की वैल्यू रहती है tan इनवर्स ऑफ y बाय x। हियर r is called the magnitude of z, that is इस तरीके से लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z, इसको मैंने डिनोट कर दिया r से, एंड थीटा इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड और आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो देखिए मेरे x की वैल्यू क्या थी, x था r cos थीटा, y क्या था r sin थीटा। तो अगर मैं इसे 1 ले लूँ इसे 2 ले लूँ, डिवाइड कर दो 2 को 1 से, तो क्या मिलेगा y डिवाइड हो जाएगा x से, और r sin थीटा डिवाइड हो जाएगा r cos थीटा से, r कैंसिल, sin बाय cos हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू है y बाय x, तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेंगी tan इनवर्स ऑफ y बाय x मिलेगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उसी तरीके से अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, एक्स का स्क्वायर लेना है, एक्स की वैल्यू है आर कॉस थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या लिए थे आपने, वाई लिए थे आर साइन थीटा, तो आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यूज कैसे आई समझा सबको, इजी है, ये पॉइंट तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, कि एक वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट से तो आपको मिलता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ z का स्क्वायर। देखो अगर z की वैल्यू है x प्लस आई वाई तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा मतलब x प्लस आई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस आई वाई से, होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। मुझे पता है आई की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो आई का स्क्वायर क्या होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आ जाएगा -1। समझा ना, आई का जैसे ही स्क्वायर लूंगा तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी -1, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -1 इंटू वाई स्क्वायर, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी हमने देखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये वैल्यू होती है आर स्क्वायर की, तो जेड डॉट जेड बार ये हो गया आर का स्क्वायर, और आर क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड, तो जेड डॉट जेड बार की वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड ऑफ जेड का स्क्वायर। कैसे आई समझा, इजी है, सबको समझ रहा है यहां तक। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिख के रख लो, द इक्वेशन mod of z minus a equals to r where a is real or complex number
represents the circle with center at z equals to a and रेडियस आर। ये पॉइंट बस याद रख लो। अगर आपको कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे मॉड ऑफ z माइनस ए इक्वल्स टू आर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक सर्कल जहां पे ए रियल कॉम्प्लेक्स में से कुछ भी हो सकता है, जिसका सेंटर रहेगा z इक्वल्स टू ए पे और रेडियस रहेंगी आर। फॉर z equals to x plus iy, f of z is the function जो है w equals to f of z equals to u plus i v। तो देखो, अगर आपको कोई भी वैल्यू दिया हुआ है z जो है x प्लस आई वाई के फॉर्म में, तो आप कोई भी फंक्शन ऑफ z लेंगे तो वो आपको कौन से फॉर्म में मिलेगा? u प्लस आई वी के फॉर्म में। मतलब क्या कहना चाहता है? जैसे इस तरीके इधर हम देख रहे हैं ना, z में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो जब आप z को यूज करके कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो वो भी उसमें भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अब देखो, z किसका फंक्शन था? x और y का। तो यहाँ पे u और v ये कब बना? जब आपने फंक्शन लिया z का। तो याद रखिएगा, u भी फंक्शन होता है x और y का, v भी फंक्शन होता है x और y का। बस इतना याद रखना है कि z x प्लस आई वाई था, यानी इस पे एक रियल पार्ट था, एक इमेजिनरी पार्ट था। तो इसको यूज करके आप कोई भी फंक्शन बनाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई एक रियल पार्ट होगा, कोई ना कोई एक इमेजिनरी पार्ट होगा। अब z किसका भी फंक्शन है? x और y का। तो सीधी सी बात है, जब आप z को यूज करके कोई फंक्शन बनाएंगे तो वो भी किसके पार्ट होंगे? x और y के फंक्शन होंगे। तो यहाँ पे u भी फंक्शन रहेगा x y का, v भी फंक्शन रहेगा x और y का। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। ये पूरा हम बेसिक पहले पूरा थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं, फिर हम चलेंगे हमारे क्वेश्चंस की। सिंगल वैल्यूड फंक्शन। A function w equals to f of z is called a single valued function if w has one and only one value for every value of z. Example, w equals to z square is a single valued function of z। क्या कह रहा है? आप सिंगल वैल्यूड फंक्शन किसको कहेंगे? मुझे एक इक्वेशन दी हुई है w इक्वल्स टू एफ ऑफ z। अगर मैं यहाँ पे z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, कोई भी z की वैल्यू के लिए अगर मुझे w की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिले तो मैं क्या कहूंगा? मेरा w क्या है? सिंगल वैल्यूड फंक्शन है z का। जैसे मैं यहाँ पे z की जगह कोई भी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो उसका जैसी मैं स्क्वायर लूंगा, मुझे w की कितनी वैल्यू मिलेंगी? एक वैल्यू मिलेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? इसको किस तरीके से समझ के चलना है, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मैं किसी भी एक नंबर का स्क्वायर लूंगा, एक नंबर के स्क्वायर की कोई ना कोई एक परफेक्ट वैल्यू आएंगी, वो चेंज होंगी क्या? नहीं होंगी। समझा? जैसे मैंने z की वैल्यू सपोज ले लिया 2 + 3 है, ये वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे w की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 2 + 3 आएगा स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या रहेगा? a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ट्वाइस ऑफ a भी 2 2 जार 4 4 3 जार 12 है, प्लस b स्क्वायर, तो 3 i का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 आएगा। तो क्या मिलेंगे यहाँ पे? 4 में से 9 गया तो आ जाएगा -5 + 12 है।
तो देखिए यहाँ पे मैंने z की एक वैल्यू डाला तो मुझे w की कितनी वैल्यू मिली, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिली, यानी मेरा w क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है z का। समझ में आया सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, z की एक वैल्यू के लिए आपको w की भी एक वैल्यू अगर मिल रही है तो फंक्शन होता है सिंगल वैल्यूड फंक्शन। फिर लिखिए मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, a function w equals to f of z is called a multi-valued function if w has more than one value for every value of z। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या हो जाएगा, एक ऐसा फंक्शन जिसमें w के पास मोर देन वन वैल्यू हो z की एक वैल्यू के लिए। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, w स्क्वायर इक्वल्स टू z इज अ मल्टी वैल्यूड फंक्शन ऑफ z। अब मैं बोल रहा हूं w का स्क्वायर इक्वल है z से, तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्क्वायर रूट लूंगा, है ना, मुझे w की वैल्यू निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो w की वैल्यू क्या आ जाएंगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z आ जाएंगी। मतलब मुझे यहाँ पे दो वैल्यू मिल रही है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में, तो यहाँ पे एक z की वैल्यू के लिए मुझे w की कितनी वैल्यू मिल रही है, दो। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो अगर एक z की वैल्यू के लिए एक w की वैल्यू मिले तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन, एक से ज्यादा मिले तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन, याद रखेंगे। नेक्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ f of z if w equals to f of z is a single valued function of z defined in a region R, then the derivative of f of z is defined as f dash of z equals to dw by dz, जिसकी वैल्यू आएंगी लिमिट स्मॉल केस में डेल्टा z टेंस टू 0 f of z प्लस डेल्टा z माइनस f of z अपॉन डेल्टा z। याद रखिएगा ओके, क्या हो गया, स्मॉल केस में डेल्टा आएगा, यानी एकदम स्मॉल चेंज की बात कर रहे हैं, लगभग ये चेंज का ऐसे इक्वल है 0 से। तो क्या कह रहा है, w इक्वल टू एफ ऑफ z, ये अगर एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है z का, मतलब z की एक वैल्यू के लिए आपको w की कितनी वैल्यू मिलती है, सिर्फ और सिर्फ एक। ये डिफाइन है एक रीजन r पे। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ z का तो क्या हो गया, f डैश ऑफ z हो गया, यानी आप w का डेरिवेटिव ले रहे विथ रिस्पेक्ट टू z, विथ रिस्पेक्ट टू z डेरिवेटिव ले रहे तो चेंज किसकी वैल्यू होंगी, z की। तो आ गया लिमिट डेल z टेंस टू 0 f ऑफ z चेंज हो गया z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z डिवाइड बाय डेल z, यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी चेंज हुई अपॉन ओरिजिनल वैल्यू कितनी चेंज हुई। ऐसे लेते हैं आप डेरिवेटिव की वैल्यू हमेशा, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। आप लोग अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स देख के आ रहे हैं, जैसे कैलकुलस वगैरह देख के आए हैं, पार्शियल डेरिवेटिव तो ये इतना हार्ड नहीं लगेगा आपको, इजी लगेगा। तो क्या हो गया, f डैश ऑफ z की वैल्यू लिमिट डेल z टेंस टू 0 f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z अपॉन डेल z आएगा, provided the limit
एग्जिस्ट, यानी ये जो लिमिट है, लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू आनी चाहिए। और इसकी कैसी वैल्यू आनी चाहिए? यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। मतलब ये जो रहता है, आप लोगों ने देखा था ना, हम लोग को बोलते थे लिमिट एग्जिस्ट करता है, मतलब ये इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड पे, यानी डेल जेड कौन सी पाथ से जीरो की ओर जा रहा है इस पे डिपेंड करती है क्या वैल्यू? नहीं। लिमिट लगाने के बाद आप कोई भी पाथ पे लेके जाओ फंक्शन को, आपको हमेशा इसकी कितनी वैल्यू मिलेंगी? एक यूनिक वैल्यू मिलेंगी। मतलब मैं कोई भी पाथ फॉलो करूं, मेरा हमेशा आंसर एक पर्टिकुलर आंसर पे जाके फिक्स हो जाएगा, यानी एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करती है। याद रखिएगा, ये जो लिमिट एग्जिस्ट करती है ये कैसी होती है? यूनिक होती है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, यानी अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग लिमिट की वैल्यू आती है क्या? नहीं। अगर आपको अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग लिमिट की वैल्यू मिल रही है, यानी यहाँ पे एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है क्या? नहीं। यानी एफ डैश ऑफ जेड फिर एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, यानी पाथ फॉलोड पे डिपेंड करना नहीं चाहिए। देखे थे हम लोगों ने ये सब चीजें पहले। चलिए अब लिखिए हेडिंग एनालिटिक फंक्शन। If a single valued function f of z possesses a unique derivative at every point of a region R, then f of z is called एनालिटिक फंक्शन। या तो इसे हम कहते हैं रेगुलर फंक्शन, या तो होलोमॉर्फिक function of z in R. A point where the function ceases to be analytic is called a singular point और singularities, और singularities in that region or poles of f of z। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है? एनालिटिक फंक्शन। तो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड, याद रखिएगा हर जगह पे हम सिंगल वैल्यूड फंक्शन मेंशन कर रहे हैं, मतलब z की वैल्यू के लिए आपको w की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलती है, मतलब यूनिक वैल्यू मिलती है। याद रखेंगे। तो इफ अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड पोजेसेस अ यूनिक डेरिवेटिव एट एवरी पॉइंट ऑफ अ रीजन R, देन एफ ऑफ जेड इज कॉल्ड एनालिटिक फंक्शन। तो एक फंक्शन को आप एनालिटिक फंक्शन कब कहेंगे? जैसे एक रीजन R पे आपने आपके फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, उस R के हर एक पॉइंट पे आपको एक यूनिक डेरिवेटिव मिल रहा है, मतलब ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट करने के साथ साथ कोई भी पाथ को आप फॉलो करो तो उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही है। डिफरेंट पाथ से अगर आप सेम पॉइंट पे जा रहे हैं तो भी आपको वैल्यू कैसी मिल रही है? सेम मिल रही है, यूनिक वैल्यू मिल रही है। तो अगर हर एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन की यूनिक डेरिवेटिव प्रेजेंट रहेगा हर एक पॉइंट ऑफ रीजन R पे, तो आप उस फंक्शन को क्या कहते हैं? एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। तो जो पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं हो उसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कहते हैं।
याद रखेंगे तो एनालिटिक फंक्शन के लिए क्या याद रखना है, यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक पॉइंट पे। क्या याद रखना है, एनालिटिक फंक्शन के लिए यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। एफ डैश ऑफ जेड कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ साथ कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। याद रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता, कोई डाउट नहीं? कौची याद रखिएगा, ये जितनी थ्योरी वाला पार्ट हम लिख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। तो कौची रीमन कंडीशंस, द necessary and sufficient conditions for the function w equals to f of z, इसकी वैल्यू है u x y प्लस i v x y to be analytic in a region R is, पहले आएंगे आपके पास necessary condition. The necessary condition is partial derivative of u with respect to x, ये इक्वल आना चाहिए partial derivative of v with respect to y से, और partial derivative of u with respect to y ये इक्वल आना चाहिए माइनस partial derivative of v with respect to x के साथ। और सेकेंड जो है आपकी sufficient कंडीशन, ये क्या रहेगा, partial derivative of u with respect to x, partial derivative of u with respect to y, partial derivative of v with respect to x, partial derivative of v with respect to y are continuous functions of x and y in region R। अब याद रखिएगा, जो आपने पहली कंडीशन लिखे है ना, नेसेसरी कंडीशन, इसे ही हम कहते हैं कॉची रीमन इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द कंडीशन 1, यानी कौन सी, नेसेसरी कंडीशन, आर नोन एज कॉची रीमन इक्वेशन, और ब्रीफली CR इक्वेशन। याद रखिएगा इस इक्वेशन, ये जो दोनों इक्वेशन आपको दी हुई है, इसे आप कौन सी इक्वेशन कहते हैं, CR इक्वेशन या कॉची रीमन इक्वेशंस। याद रखेंगे पक्के में। तो आपका W याद है, W होता है फंक्शन ऑफ Z, Z की वैल्यू दी होती है x प्लस आई वाई, तो इसको यूज करके मैं एक W बना रहा हूं। W क्या है, फंक्शन ऑफ Z है ऐसा। तो क्योंकि Z में एक रियल पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है, तो जब मैं इसको यूज करके W बनाऊंगा तो W में भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये जो U है और V है, ये दोनों क्या रहेंगे, फंक्शन रहेंगे, किसके, x और y के। तो मैंने लिखा W इज इक्वल टू एफ ऑफ z, इसकी वैल्यू है u x y समझ रहा है ना, u ये फंक्शन है x और y का, प्लस i टाइम्स v x y, यानी v फंक्शन है x और y का। ये एनालिटिक होगा कब, पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x ये इक्वल होना चाहिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y से, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल होना चाहिए माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो दोनों इक्वेशन है, इसे आप क्या कहते हैं, कॉची रीमन
इक्वेशन या CR इक्वेशन कहते हैं। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। ये कैसे रहना चाहिए? कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x एंड y रहना चाहिए इन रीजन R रहना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है यहाँ तक की चीजें जो बेसिक वाला पार्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन पार्ट्स की ओर, जो है इफ f ऑफ z, ये दिया हुआ है u xy प्लस i v xy। अब ये ऐसा जब भी लिखा रहेगा तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे ना? इसको कैसे यूज करना है कि w ये फंक्शन है z का, फंक्शन ऑफ z ये क्या रहेगा? u प्लस आई वी, जहां पे u है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, v है फंक्शन ऑफ एक्स वाई। ये बताना चाहता है वो आपको। इज एनालिटिक then prove that partial derivative of u with respect to x ये इक्वल है partial derivative of v with respect to y से, and partial derivative of u with respect to y ये इक्वल आ जाएगा माइनस partial derivative of v with respect to x से। सेकेंड, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r ये इक्वल आ जाएगा 1/r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा से, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r ये इक्वल आ जाएगा -1/r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर आपको याद हो ये दोनों की दोनों कौन सी इक्वेशन है? CR इक्वेशन। तो यहाँ पे कह रहा है अगर फंक्शन ऑफ z ये एनालिटिक है तो आपको प्रूव करना है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये हो गया आपके लिए ओरिजिनल CR इक्वेशन, और ये हो गया CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म। आ गया x और y के जगह यहाँ पे फंक्शन किस में चला गया? r और थीटा पे। याद है ना? x और y कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आता है, r और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट आता है। यानी CR इक्वेशन को ही आपको कौन से फॉर्म में दिया हुआ है? CR इक्वेशन यहाँ पे आपको पोलर फॉर्म में दिया हुआ है। याद है? नेसेसरी कंडीशन del u by del x, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y ये इक्वल है माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। कौन सी इक्वेशन है ये? CR इक्वेशन। और यही क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू r इक्वल्स टू 1/r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू r इक्वल्स टू -1/r पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ये हो गया उसका पोलर फॉर्म। आगे अब आप वर्ड्स देखो, कह रहा है ये फंक्शन एनालिटिक है। मैं करके कह रहा था आपको जो वर्ड्स है ना उनका मतलब समझना है। यहाँ पे याद कीजिए, एनालिटिक फंक्शन क्या बताया था मास्टर ने? एक फंक्शन एनालिटिक कब होता है? जब एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन f ऑफ z, सिंगल वैल्यूड मतलब z की एक वैल्यू के लिए आपको f ऑफ z यानी जो w है उसकी एक वैल्यू मिलेंगी है। उसके साथ साथ ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन का यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है एवरी पॉइंट पे। जैसे मैंने z की एक पर्टिकुलर वैल्यू लिया हूं तो z की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मुझे f डैश ऑफ z की कितनी वैल्यू मिलेंगी? सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक वैल्यू मिलेंगी। क्यों बताया था मास्टर ने? f डैश ऑफ z की वैल्यू आती है लिमिट डेल z टेंड्स टू 0 f ऑफ z प्लस डेल z माइनस f ऑफ z अपॉन z। अगर f डैश ऑफ z एग्जिस्ट कर रहा है मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा? जब इसकी यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी। मतलब कोई भी पाथ से जाओ, अगर आप सिंगल कोई एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं तो उस पर आपको लिमिट की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलेंगी। मतलब डेरिवेटिव की भी कितनी वैल्यू मिलेंगी? एक वैल्यू। तो z की एक वैल्यू के लिए आपको डेरिवेटिव की भी एक वैल्यू मिलेंगी। तो हमें ये चीज समझ में आ गई कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है कि डेरिवेटिव जो रहेगा f ऑफ z का
उसकी वैल्यू कैसे आएंगी, यूनिक आएंगी, हर एक पॉइंट आएगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है यहां तक का पॉइंट सबको समझ में आया होगा। तो लिखिए सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सबसे पहले तो मैं इसे W नाम दे दूंगा, तो आप लिखेंगे लेट W इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, u प्लस आई वी, जहां पे u भी फंक्शन है x और y का, v भी फंक्शन है x और y का, बी एन एनालिटिक फंक्शन। क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है तो इसका यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट पे। याद रखिएगा, ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है मतलब उसका यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा हर एक पॉइंट पे, करेगा। तो आप लिखेंगे लेट W इक्वल टू एफ ऑफ जेड बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन डोमेन R, देन there exist unique derivative of f of z at every point on region R। समझा? क्योंकि ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन है तो हर एक पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करेगा, यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। आप ऐसा लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड, या तो आप लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एफ डैश ऑफ जेड, दोनों का मतलब सेम होता है। यूनिक डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड लिखो या यूनिक एफ डैश ऑफ जेड लिखो एट एवरी पॉइंट ऑन दिस रीजन आर। आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? देयरफॉर मुझे डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव निकालना याद है, W का डेरिवेटिव निकालना है। W मुझे इक्वल दिया हुआ है एफ ऑफ जेड से, तो जैसे ही मैं इस पे डेरिवेटिव लगाऊंगा मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू, एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जेड, ये कैसे इक्वल आ जाएगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड से आएगा। मैंने इस इक्वेशन को किया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डी अपॉन डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ जेड, इसकी वैल्यू आ जाएंगी डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। और अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने एफ डैश ऑफ जेड कैसे निकाला था, आपने लिया था लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल जेड, लिया था ऐसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? ये वाली वैल्यू क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी एंड इज यूनिक। कैसी रहेंगी ये, यूनिक रहेगी। अब देखिए आपको यहाँ पे वैल्यूज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम हर एक वेरिएबल में चेंज लेके आएंगे। मेरे पास कितने वेरिएबल यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे दिख रहा है x है, y है, उसके बाद z है, u है, v है और w है, दिख रहा है। हर एक जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, x और y पे। देखिए z की वैल्यू है x प्लस आई वाई, हमारा z हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में रहता है। तो मेरा w क्या है, फंक्शन ऑफ z का, और z किसका फंक्शन है, x और y का, यानी मेरा w भी किसका फंक्शन हो गया, x और y का। जैसे ही आपने f ऑफ z लगाया तो मुझे वैल्यू मिली u और v, तो मेरा u और v दोनों भी काय के फंक्शन है, x और y के, यानी w की वैल्यू, u की वैल्यू, v की वैल्यू, z की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, x और y पे। तो अगर मुझे z पे चेंज लेके आना है मतलब मुझे किससे चेंज करना पड़ेगा, x और y को। तो आप लिखेंगे लेट del x and del y be the small increments in x and y respectively। तो मैंने क्या लिखा, मैंने x और y पे छोटे छोटे चेंज किया, x को चेंज किया del x से
y को चेंज किया डेल y से, तो बाकी पूरी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। तो आप लिखेंगे लेट del u del v del w and del z be the corresponding changes in u v w and z रिस्पेक्टिवली। क्या लिखा समझे वाली लैंग्वेज? मैंने क्या लिखा हूं यहाँ पे कि मुझे सब चीज पता है कि z की वैल्यू होती है x प्लस आई वाई होती है। तो अगर मुझे z को चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने x और y की वैल्यू को चेंज किया डेल x और डेल y से, क्योंकि z फंक्शन है x और y का, तो z की वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो z चेंज हो गया कितने से, डेल z से। ये चेंज क्यों है, क्योंकि आपने x और y को चेंज किया। w क्या है, फंक्शन ऑफ z है। तो जैसे ही आपने x और y को चेंज किया z चेंज हो गया, तो कौन चेंज हो गया, w चेंज हो गया। तो w चेंज हो गया डेल w से। हुआ u भी फंक्शन है x और y का, v भी फंक्शन है x और y का। तो जैसे x और y की वैल्यू चेंज हुई तो u भी चेंज हो जाएगा और v भी चेंज हो गया। तो u चेंज हो गया डेल u से, v चेंज हो गया डेल v से। ये लैंग्वेज क्या लिख रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको? तो चलिए बताइए, तो आपको यहां से क्या मिलेगा? तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या मिल जाएगा, एफ डैश ऑफ z, जिसकी वैल्यू है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। क्या है वैल्यू आती है इसकी, लिमिट डेल z टेंस टू 0 एफ ऑफ, पहले मैं पूरा ही लिख देता हूं, लिमिट डेल z टेंस टू 0 एफ ऑफ z प्लस डेल z माइनस एफ ऑफ z अपॉन डेल z। लिखा है ऐसा। ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एफ डैश ऑफ z निकालने का। क्या रहता, z पे चेंज ला रहे हो, विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करो, तो आगे लिमिट डेल z टेंस टू 0। z की वैल्यू आपने डेल z से चेंज किया, तो ऊपर लेते हैं फंक्शन में कितना चेंज आया, नीचे लेते हैं z में कितना चेंज आया। तो आपकी फाइनल वैल्यू क्या थी, फंक्शन की वैल्यू z प्लस डेल z पे, पहले z था उसको आपने इंक्रीमेंट किया, तो अब क्या हो गया, z प्लस डेल z हो गया। तो हम फंक्शन की वैल्यू लेते हैं z पे, फंक्शन की वैल्यू लेते हैं z प्लस डेल z पे, और डिवीजन में नीचे आता है फाइनल वैल्यू डेल प्लस डेल z माइनस इनिशियल वैल्यू यानी z, दोनों वैल्यू कट गई, यानी डिनोमिनेटर में क्या आया, डेल z आया। तो न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा, फंक्शन में कितना चेंज हुआ, डिनोमिनेटर में हमने क्या लिखा, z में कितना चेंज हुआ, क्योंकि आप डेरिवेटिव लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए w क्या था, w था फंक्शन ऑफ z। तो आपने बोला जैसे ही z चेंज होगा किससे, डेल z से, तो w में भी चेंज आ रहा है, w चेंज हो रहा है कितने से, डेल w से। लिखे ऐसा, w कितने से चेंज हो रहा है, डेल w से हो रहा है। तो पहले जो वैल्यू थी w, अब वो क्या हो जाएंगी, w प्लस डेल w आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा लिमिट डेल z टेंस टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू z प्लस डेल z में क्या आ जाएंगी, w प्लस डेल w माइनस फंक्शन की वैल्यू z पे, फंक्शन की वैल्यू z पे काय से इक्वल है, w से, डिवाइड बाय डेल z। उम्मीद है वाली स्टेप सबको समझी होंगी। w काय से इक्वल है, w इक्वल है फंक्शन ऑफ z से। जैसे ही z चेंज हुआ z प्लस डेल z, जैसे ही z चेंज हुआ z प्लस डेल z, यानी उसमें वैल्यू चेंज हुई, तो हमने क्या देखा, w भी चेंज हो जाएगा। पहले w था, अब वो डेल w से बढ़ जाएंगे, बढ़ेगा। तो f की वैल्यू z प्लस डेल z में क्या आएंगी, w प्लस डेल z, और फंक्शन की वैल्यू एट z काय से इक्वल थी, w से, तो उसके जगह आया w। कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, w कैंसल, तो क्या बची यहाँ से वैल्यू आपके पास, f डैश ऑफ z, जिसकी वैल्यू है dw बाय dz, इसकी वैल्यू आ जाएंगी लिमिट डेल z टेंस टू 0, ये w हो गया कैंसिल।
तो आ जाएगा डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। उम्मीद है यहां तक का टॉपिक सबको समझ में आ गया हूं ना। आप एक चीज बताइए, z का ऐसे इक्वल रहता है x प्लस आई वाई से रहता है, एंड w, w क्या है, फंक्शन ऑफ z है, इसको आपने काय से इक्वल लिया है, u प्लस आई v से लिया है। क्वेश्चन की शुरुआत ही हमने ऐसा किया है, w को लिया है, w फंक्शन ऑफ z है, ये इक्वल रहेगा u प्लस आई v से, जहां पे u फंक्शन है एक्स वाई का, v फंक्शन है एक्स वाई का। तो w की वैल्यू क्या आ गई, u प्लस आई भी आ गई। तो इसी को मैं ऐसा लिख सकता क्या, अगर z चेंज हुआ तो क्या हो जाएगा, डेल z, x चेंज हुआ तो डेल x, i जैसा था वैसा, y चेंज हुआ तो डेल y, एंड w चेंज हुआ तो डेल w, u चेंज हुआ तो डेल u प्लस i टाइम्स v चेंज हुआ तो डेल v। समझा कैसे लिखे, जैसे आप लोग रहता ना डेरिवेटिव लगा देते, सेम लॉजिक लगा देना यहाँ पे कि z के जगह आ गया डेल z, z चेंज हुआ तो डेल z, x चेंज हुआ डेल x, y चेंज हुआ डेल y, u चेंज हुआ डेल u, v चेंज हुआ डेल v, w चेंज हुआ डेल w। तो बताइए इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिल जाएगा, f डैश ऑफ z जिसकी वैल्यू है dw अपॉन dz, ये मिल जाएगा लिमिट डेल z टेंस टू 0, डेल w बाय डेल z। चलिए अब चेंज करते हैं, तो लिमिट जैसा था वैसा, डेल w, डेल w क्या है, डेल u प्लस आई डेल v डिवाइड बाय डेल z, डेल z क्या है, डेल x प्लस आई डेल y। आ गया। अब देखिए यहाँ पे डेल z की वैल्यू किसकी ओर जा रही है, जीरो की ओर। डेल z की वैल्यू जीरो कब आ सकती, जब इसका राइट हैंड साइड जीरो, मतलब डेल x जीरो हो और डेल y जीरो, तो मैं लिमिट लिखूंगा डेल x टेंस टू जीरो, डेल y टेंस टू जीरो। क्यों, क्योंकि यहां से z को मैंने हटा दिया, तो अब यहाँ पे z की वैल्यू थी क्या, नहीं, मैंने z के जगह किसको लेके आया, x और y को, तो मैंने z के जगह लिमिट भी किसके लिखा, x और y की, क्योंकि मुझे बता रहा है कि डेल z जा रहा है जीरो की ओर। डेल z की वैल्यू जीरो कब आ सकती, जब ये दोनों वैल्यू क्या हो, जीरो, है ना। डेल z की वैल्यू अगर जीरो प्लस जीरो आएंगी, तभी हम बोल सकते कि डेल z की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। डेल z की वैल्यू जीरो की ओर कब जाएंगी, जब आपका x, डेल x भी जीरो की ओर जाएगा और डेल y भी जीरो की ओर जाएगा। तो करके हमने यहाँ पे लिमिट लिखा, लिमिट डेल x टेंस टू जीरो, लिमिट डेल y टेंस टू जीरो। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है ये लिमिट की वैल्यू। ये लिमिट f डैश ऑफ z, ये कैसा रहना चाहिए, यूनिक रहना चाहिए। ये यूनिक कब रहेगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और ये जो लिमिट रहेगा ये कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोइंग। बताया था मास्टर ने ऐसा कि ये लिमिट की आपको यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी मुझे फंक्शन का डेरिवेटिव की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, एक पॉइंट में सिर्फ और सिर्फ एक। मैं लिमिट डेल z टेंस टू जीरो इसकी बात कर रहा हूं। ये पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैं कोई भी रास्ते से जाऊं, कोई भी पाथ को फॉलो करूं, मुझे इसके लिए f डैश ऑफ z की कितनी वैल्यू मिलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिलना चाहिए। तो आप लिखेंगे as w equals to f of z is analytic function, therefore f dash of z should be unique, या तो ऐसा लिखो, have unique value
फॉर एवरी पॉइंट ऑन रीजन आर। तो मैंने क्या लिखा, सेम चीज जो मैं आपको तब से समझा रहा हूं कि डेरिवेटिव की सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे, z के एक पॉइंट के लिए f डैश ऑफ z की भी एक यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। दैट इज देयरफॉर लिमिट should exist and should have value independent of path followed। अब बताओ ये डेरिवेटिव की वैल्यू कब एग्जिस्ट करेंगी? एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड कब एग्जिस्ट करेगा? जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करे। राइट हैंड साइड में क्या है? लिमिट लगा हुआ है। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब आप कोई भी पाथ फॉलो करो, आपको लिमिट की सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिले। होता है ऐसा? तो चलिए हम अलग अलग पाथ से जाते हैं। पहले हम पाथ फॉलो करते हैं जहां पे हमारी लाइन पैरेलल रहे एक्स एक्सिस को। तो आप लिखेंगे टेकन अलोंग, टेकन कैलकुलस की याद आ रही होंगी, ये वहां पे बहुत पढ़े थे। टेकन अलोंग द पाथ पैरेलल टू y एक्सिस आएगा। तो आप लिखो डेल z टेंड्स टू 0 टेकन अलोंग द पाथ पैरेलल टू y एक्सिस। चलिए अब हम जा रहे हैं पैरेलल टू y एक्सिस, जा रहे हैं। ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अगर मैं कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करता हूं y एक्सिस से कर रहा हूं, ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, तो इसका कभी भी x कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप लिखेंगे देयरफॉर डेल x की वैल्यू आ जाएंगी 0। समझा? जैसे मैंने एक लाइन लिया हूं x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a, ये एक लाइन रहती है पैरेलल टू y एक्सिस। इसमें हमेशा x की वैल्यू क्या रहेंगी? a ही रहेगी। तब ये लाइन कैसे जाएंगी? पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस से, यानी इसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा? a। तो x में जो भी चेंज आएगा उसकी वैल्यू क्या आएंगी? 0 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में? तो चलिए बताइए क्या मिल जाएगा आपको। देयरफॉर इक्वेशन, इसे मैं दे देता हूं 3, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या आ जाएगा? हमें एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू चाहिए थी, जो कैसे इक्वल था? डी डब्ल्यू बाई डी जेड से, जिसकी वैल्यू आती है लिमिट डेल जेड टेंड्स टू 0 डेल डब्ल्यू बाय डेल जेड। इसको मैंने लिया था इक्वल टू लिमिट, दो चीजें थी, अभी मत लिखना। डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई टेंड्स टू 0, और ये पूरी वैल्यू थी ऐसी वैल्यू। अब आप देखिए आपने क्या कहा? आपने कहा मैं पाथ ले रहा हूं, डेल जेड टेंड्स टू 0 पे मैं जा रहा हूं पैरेलल टू y एक्सिस। क्योंकि मैं पैरेलल टू y एक्सिस, उसका x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकता, यानी डेल x की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0। अब डेल x 0 को 10 कर रहा है क्या? नहीं। डेल x की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो गई? 0। तो यहां पे भी डेल x की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ गया। तो यहां से वो डेल x वाली वैल्यू हट गई, समझा ना? डेल z की वैल्यू इक्वल थी डेल x प्लस आई डेल y से थी। मैंने डेल x की जगह क्या डाल दिया? 0। तो डेल z की वैल्यू क्या आ जाएंगी? 0 प्लस आई डेल y, यानी डेल z के जगह क्या आ गया? आई डेल y आ गया। डिनोमिनेटर में अब x बचा क्या? नहीं, तो लिमिट लगेगा डेल y टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर में क्या था? डेल w। डेल w की वैल्यू रहती डेल u प्लस आई डेल v। कैसे आया समझा? आपको बस ये समझना है यहाँ पे। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा आपको? सेपरेट कर लो तो आ जाएगा लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, पहले डेल u डिवाइड हो जाएगा कैसे? आई डेल y से होगा, प्लस आई आई कैंसल,
डेल वी डिवाइड हो जाएगा डेल वाई से। आपको पता होगा 1/i कोई मैं क्या लिख सकता हूं माइनस आई, मैं इसे लिख सकता हूं लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई प्लस डेल वी बाय डेल वाई। रीजन आप लिखेंगे सिंस 1/i की वैल्यू आती है माइनस आई। कैसे आती पता है ना, 1/i है, मुझे डिनोमिनेटर से i को हटाना है तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दूंगा i, तो i इंटू 1 हो जाएगा i डिवाइड बाय i इंटू आई हो जाएगा i का स्क्वायर हो जाएगा, तो आएगा i अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि i होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1। जैसे मैं इसका स्क्वायर लूंगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी -1, तो आई अपॉन -1 मतलब माइनस आई, मतलब मैं 1/i को ही कन्वर्ट करके क्या लिख सकता हूं -i। तो समझे यहाँ पे 1/i था उसके जगह आ गया -i, आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो बस आपने जो पार्शियल डेरिवेटिव में पढ़ा था सेम कंसेप्ट लगाना है। -i कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 डेल यू बाय डेल वी, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस लिमिट डेल वाई टेंस टू 0 डेल वी बाय डेल वाई को मैं क्या लिख सकता हूं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y। ये काय की वैल्यू होगी आपके पास f डैश ऑफ z की हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब पहले आप कौन सी पाथ पे गए, आपने लिया पाथ पैरेलल टू y एक्सिस, तो x एक्सिस ने कोई पाथ किया क्या नहीं, x एक्सिस के भी अलोंग ले लेंगे, तो आप लेंगे डेल z टेंस टू 0 टेकन along the path parallel to x एक्सिस। याद रखना जब भी आपको यूनिक प्रूव करना है ना तो यही कंसेप्ट लगाना है कि आपको बताना है कि जब हम अलग अलग पाथ से जाते हैं उसके बाद भी हमें अलग अलग वैल्यूज नहीं मिलती, सेम वैल्यू मिलती। ये कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए। अब हम ले रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले किसको लिया था पैरेलल टू वाई एक्सिस। ड्रॉ करके देखो, यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक लाइन है पैरेलल टू वाई एक्सिस, मैंने ले लिया y इक्वल्स टू बी। ये एक लाइन है जो x एक्सिस को कैसी है पैरेलल है, मतलब आप ये लाइन पे कोई भी पॉइंट पे आओ आपको y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या मिलेगा b मिलेगा, मिलेगा दैट इज यहाँ पे अगर आप चेंज लेंगे y पे तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 0 होती है। क्यों, क्योंकि आपकी लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है सेम होता है। वाई कोऑर्डिनेट सेम है मतलब वाई पे चेंज कितना आएगा 0 आएगा। अब सेम लॉजिक लगाओ, डेल जेड की वैल्यू क्या लिखे थे हमने, z होता है x प्लस आई वाई, तो डेल z हो जाएगा डेल x प्लस आई डेल y। अब मैंने डेल y के जगह क्या वैल्यू डाल दिया 0, तो मेरा डेल z का ऐसे इक्वल आ जाएगा डेल x प्लस आई इंटू 0, 0 इंटू आई कितना हो जाएगा 0, यानी डेल z इक्वल आ गया डेल x से। तो इक्वेशन 3 बिकम्स, फिर से आप अभी लिखेंगे क्या नहीं, वो पूरा जब मैं काट दूं उसके बाद लिखना। ये थी हमारे लिए इक्वेशन 3। बस अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जहां पे डेल y था उसके जगह वैल्यू डाल देना है 0। तो ये जो थी हमारी वैल्यू, यहाँ पे डेल y के जगह क्या वैल्यू आ जाएंगी 0, तो 0 इंटू आई वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। लिखने की जरूरत है नहीं। डेल y अब 0 को 10 कर रहा है क्या, नहीं, डेल y की वैल्यू 0 हो गई। मैं यहाँ से डेल y को क्या कर दूंगा हटा दूंगा, हटा दिए, लगा दो लिमिट, तो आ जाएगा लिमिट डेल x टेंस टू 0, पहले लगेगा डेल u बाय डेल x प्लस आई कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, लिमिट डेल x टेंस टू 0 डेल v बाय डेल x आएगा।
तो बताइए लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू बाय डेल एक्स, इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस आई टाइम लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वी बाय डेल एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी काय की वैल्यू हो गई, एफ डैश ऑफ जेड हो गई। तो पहला एफ डैश ऑफ जेड कब मिला आपको, पहला एफ डैश ऑफ जेड तब मिला जब मैंने पाथ लिया था पैरेलल टू वाई एक्सिस। दूसरा एफ डैश ऑफ जेड कब मिला मुझे, जब मैंने पाथ लिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये फंक्शन एनालिटिक हो तो मुझे एफ डैश ऑफ जेड की कैसी वैल्यू मिलनी चाहिए, यूनिक वैल्यू मिलनी चाहिए। मैं डेल जेड की वैल्यू जीरो की ओर लेके जा रहा हूं, एक पॉइंट की ओर फोकस कर रहा हूं, तो मैं कोई भी पाथ से लेके जाऊं डेल जेड की वैल्यू जीरो की ओर, मुझे एफ डैश ऑफ जेड की कितनी वैल्यू मिलनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक यूनिक वैल्यू। यानी जो मैं पैरेलल टू वाई एक्सिस से निकाला हूं और जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस से निकाला हूं, दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ जेड विल बी एनालिटिक इफ, ये फंक्शन एनालिटिक कब होगा, जब आपको एफ डैश ऑफ जेड की कितनी वैल्यू मिले, यूनिक यानी एक वैल्यू मिले। एफ डैश ऑफ जेड की ये भी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 4 से, और एफ डैश ऑफ जेड की ये भी वैल्यू है, इक्वेशन नंबर 5 से। पर क्योंकि क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है कि फंक्शन कैसा है मेरा, एनालिटिक है, दिया हुआ है फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, मतलब मुझे पता है कि एफ डैश ऑफ जेड की कैसी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे। यानी आप कोई भी पाथ से लेके जाओ, वो जो लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो है उसकी एक फाइनाइट वैल्यू, आपको एक यूनिक वैल्यू मिलनी ही है। समझ में आया आपको? तो आप लिखेंगे, इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, तो आप लिखेंगे एज एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक देयरफॉर, क्योंकि हमें फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, मतलब एफ डैश ऑफ जेड की वैल्यू अलोंग एक्स एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस लो या पैरेलल टू वाई एक्सिस लो, दोनों का आंसर कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो दोनों नंबर है उसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो देखो जैसे यहाँ पे डेल वी बाय डेल वाई, इसके साथ आई नहीं है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारे लिए, ये हो गया रियल पार्ट। माइनस आई डेल यू बाय डेल वाई, ये कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट। इक्वल टू डेल यू बाय डेल एक्स, इसके साथ आई नहीं है तो ये हो गया रियल पार्ट, प्लस आई टाइम डेल वी बाय डेल एक्स, ये हो गया हमारे लिए इमेजिनरी पार्ट। तो आप लिखेंगे कंपेयर, हो गया अरे क्या लिखेंगे, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट, मतलब रियल पार्ट इक्वल रहेगा रियल पार्ट से। तो क्या मिलेगा आपको, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इक्वल आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू y से। एंड सेकेंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल रहेगा इमेजिनरी पार्ट से। यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, तो ये भी याद रखना है, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इक्वल रहेगा माइनस टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y से। लगभग आपको सेम चीज प्रूव करना है, शायद u का विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू माइनस साइन के साथ प्रूव करना है ना, u का विथ रिस्पेक्ट टू y ये माइनस v का विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसा प्रूव करना है। तो इसे चेंज करता हूं यहाँ पे, दैट इज इसी को मैं लिख सकता हूँ u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा माइनस v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, और यही क्या है आपके लिए, आपकी CR इक्वेशंस आ गई, और यही प्रूव करना था। तो ये हो गया आपके लिए आपका फाइनल आंसर।
तो देख रहे हैं, अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपको पता है एनालिटिक का मतलब ये है कि यूनिक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए हर एक पॉइंट पे, मतलब जो लिमिट की वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट रहेंगी बात फॉलोड से। अगर इतना बेसिक आपको आता है तो आप ये वाले पार्ट को बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन खत्म हुआ क्या? नहीं। अब हमें इसे निकालना है, कौन से फॉर्म में? पोलर फॉर्म में लेके जाना है। पोलर फॉर्म में कैसे जाते हैं याद है सब लोगों को? अब हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में आना है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में। तो आप लिखेंगे कंसीडर द पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा, या तो आप ऐसा भी लिख सकते, कन्वर्ट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स कमा वाई टू पोलर कोऑर्डिनेट आर कमा थीटा। कैसे करते हैं? लेट आप x की वैल्यू लेते हैं आर कॉस थीटा, y की वैल्यू लेते हैं आर साइन थीटा लेते हैं, तो यहां से मुझे r की वैल्यू मिल जाती है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा की वैल्यू मिल जाती है tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स। इतना सब्स्टिट्यूशन तो सबको याद होगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताइए z की वैल्यू कैसे इक्वल रहती है? x प्लस आई वाई से। x के जगह क्या वैल्यू डाले? r cos थीटा प्लस i टाइम्स y के जगह क्या डालेंगे? r sin थीटा। r को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। cos थीटा प्लस i sin थीटा काय की वैल्यू होती है? e टू द पावर i थीटा की, यानी जो मेरा z है अब वो क्या बन जाएगा? r e टू द पावर i थीटा। याद रखिएगा मेरे को हर एक चीज को काय में लेके जाना है? पोलर कोऑर्डिनेट लेके जाना है। तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है एज, आपको दिया हुआ है w, ये है फंक्शन ऑफ z दिया हुआ है, यानी w हो जाएगा फंक्शन ऑफ z का ऐसे इक्वल है r e टू द पावर i थीटा से। तो w की वैल्यू क्या हो जाएंगी? फंक्शन ऑफ r e टू द पावर i थीटा। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। इसे कैसे निकाल रहे समझ में आ रहा है ना? और इसकी वैल्यू इक्वल रहती है u प्लस आई v से होती है, पढ़े थे ना ऐसा? w की वैल्यू हमने लिया था f ऑफ z से, जो इक्वल आता है u प्लस आई v से। आ गया। चलिए अब हम निकालते हैं इसका डेरिवेटिव। निकालना है क्योंकि देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में मुझे u का पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू r भी, v का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, v का विथ रिस्पेक्ट टू r, u का विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी मुझे यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो चलिए मैं इसे a देता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं मैंने कितनी इक्वेशन दिया हुआ हूं। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन a पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, v गेट। बताइए अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू r, तो क्या मिलेगा? मैं राइट हैंड साइड से करता हूं। चलो u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r पार्शियली क्या आएगा? डेल u बाय डेल r प्लस i कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r आ जाएगा डेल v बाय डेल r। आएगा f ऑफ r का डेरिवेटिव क्या आएगा? f डैश ऑफ r, तो आ गया f डैश ऑफ r e टू द पावर i थीटा, लेकिन r के जगह क्या आया? r e टू द पावर थीटा, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r साथ में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझा? सेम लॉजिक है। f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश ऑफ x, तो आ गया f डैश ऑफ x, x के जगह जो भी वैल्यू आई उसका पार्शियल डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इतना बेसिक डेरिवेटिव सबने पढ़े हैं। तो क्या मिलेगा आपको? यहां से आपको मिलेगा डेल u का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r प्लस v का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू r, इसकी वैल्यू आ जाएंगे f डैश ऑफ r e टू द पावर i थीटा। बताइए e टू द पावर i थीटा कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, r का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r पार्शियली कितना हो जाएगा? हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। एक बार आपने ये वैल्यू निकाल लिए
अब क्या करना है, आपको सेम इसका पार्शियल डेरिवेटिव फिर से निकालना है। हमें यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव आर के साथ साथ किसके रिस्पेक्ट में दिख रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं इस इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्यों कर रहा समझ रहा है, क्योंकि आंसर में विथ रिस्पेक्ट टू आर विथ रिस्पेक्ट टू थीटा दोनों का डेरिवेटिव है। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन ए पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा आपको, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आ गया, u का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस i कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, v का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f r e टू द पावर i थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, f डैश ऑफ x, लेकिन x की जगह क्या है, r e टू द पावर i थीटा। तो r e टू द पावर i थीटा, ये पूरी वैल्यू आई x के जगह, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ करना पड़ेगा। बताइए फिर से क्या मिलेगा आपको, यहां से मुझे मिल जाएगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस i टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू f डैश ऑफ r e टू द पावर i थीटा। आप पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो r को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, r कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, e टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या था, e टू द पावर थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या आया, i थीटा, तो इसका डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। तो समझा, r कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, r को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लगा रहे हैं। पार्शियल डेरिवेटिव अगर x के रिस्पेक्ट में लगता है तो y कांस्टेंट, y के रिस्पेक्ट में लगता है तो x कांस्टेंट, r के रिस्पेक्ट में लगता है तो थीटा कांस्टेंट, थीटा के रिस्पेक्ट में लगता है तो r कांस्टेंट। तो r कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, लेकिन e टू द पावर ax का डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो क्या आता है, a e टू द पावर ax, क्योंकि जो भी कांस्टेंट रहा उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होता है। i कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो जाएगा 1। हो गया, इजी है, समझा पक्के में क्या किया, e टू द पावर i थीटा का डेरिवेटिव निकाल रहे आप विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो e टू द पावर थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, e टू द पावर थीटा, लेकिन थीटा की जगह क्या है, i थीटा, तो i थीटा का डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा e टू द पावर i थीटा, i कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, थीटा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होता है 1, e टू द पावर i थीटा इंटू r। मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूं ताकि आपको पेपर में बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े, समझा पक्के में। तो ये होगी मेरे लिए इक्वेशन नंबर सी। दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, f डैश ऑफ r e टू द पावर i थीटा, f डैश ऑफ r e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा, e टू द पावर i थीटा, मतलब इसका पूरा राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा हूं, तो रेड कलर से मार्क की हुई जगह के जगह मैं राइट हैंड साइड के जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को। तो फ्रॉम इक्वेशन बी एंड सी बताइए क्या मिलेगा आपको, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस i टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो r और i ये एक्स्ट्रा थे तो आ गया r i आ गया। अब ये f डैश और e, f डैश और e के जगह ये पूरी वैल्यू आ जाएंगी, जो है u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r प्लस i टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r। बस अब क्या करना है आपको, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को करना है कंपेयर। उससे पहले लेकिन मैं ब्रैकेट को कर देता हूं ओपन, कर दीजिए ब्रैकेट को ओपन, तो आर आई चला जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा प्लस i टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू r i, जाके पहले मल्टीप्लाई होगा u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, फिर आएगा r इंटू i, तो आ जाएगा i का स्क्वायर, i स्क्वायर होता है -1, तो आ गया माइनस r टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, रीजन आ जाएगा सिंस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, समझा ना, ये आर आई जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आ जाएगा आर आई इंटू आई टाइम्स वी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर,
आई इंटू आई हो जाएगा आई का स्क्वायर, और आई स्क्वायर होता है -1, तो मैंने लिखा -r del v by del r आएगा ऐसा। अब बस आपको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट को कर लो कंपेयर, तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इसके साथ आई नहीं है, तो आ गया u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा आ गया। इस पे आई नहीं है, क्या है वैल्यू, -r v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r आ गया। एंड अब इमेजिनरी पार्ट में आओ, इस पे आई है यानी v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू, इस पे आई है आ जाएगा r i को हटा दो क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट देख रहे हैं, तो आ जाएगा r u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r। समझा, इस पे आया था, आई वाली टर्म इक्वल रहेंगी आई वाली टर्म से, आ गया। और यही आपको प्रूव करना था, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता क्या, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, यहाँ पे -r मल्टीप्लीकेशन इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आ जाएगा -1/r टाइम्स u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, एंड सेम चीज u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r, यहाँ पे r मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो आ जाएगा 1/r टाइम्स v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। और यही चीज आपको प्रूव करना था, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r 1/r टाइम्स v का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, v का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r इज इक्वल टू -1/r टाइम्स u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। कर दिए दोनों इसको प्रूव, तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। याद रखना ये भी क्या है, CR इक्वेशन पोलर फॉर्म। तो उम्मीद है आज का लेक्चर सबको समझ में आऊंगा। आज का लेक्चर बेसिक था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो आज का लेक्चर प्लीज अच्छे से पढ़िएगा, हर एक वर्ड हर एक कंसेप्ट को अच्छे से बारीकी से समझिएगा। उम्मीद है आप सबको आज का लेक्चर समझ में आऊंगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।